नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। दोस्तों हमारे और आपके चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। फिर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इसमें पॉइंट्स है, वो नहीं छूटेंगी आपके लिए। और इसलिए ये वीडियो थोड़ी नॉलेजफुल और थोड़े ज्ञान से भरी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तभी तो सारा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। और इसलिए दोस्तों हम इस वीडियो को आपके लिए खास लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या लेकर के आया हूँ इस टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर लेकर के आया हूँ कि मैं बताऊँगा कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर कैसे अपने लोड्स ट्रांसफ़र करते हैं अर्थ तक। और इसी हिसाब से दोस्तों स्ट्रक्चर में और भी क्या कमियां होती हैं, दोनों स्ट्रक्चर में क्या अच्छाइयां होती हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बेटर है, फ्रेम स्ट्रक्चर बेटर है या फिर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बेटर है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। जिसको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दें, और जो हमारे वीडियो पे नए हैं हाँ दोस्तों वो सब्सक्राइब करके ही जाएं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों तो पाप लगेगा, हमारी हिम्मत को ठेस लगेगी। हमारी हिम्मत को ठेस लगेगी दोस्तों, हम और अच्छी वीडियो नहीं ला पाएंगे। अच्छी वीडियो चाहते हैं हमसे और अच्छी वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने का नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं बेल बजाओगे ना तो वीडियो नहीं पहुंचेगी हमारी आप तक, और नहीं पहुंचेगी ना तो कसम से बहुत बुरा लगेगा हमको। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं, होता क्या है दोस्तों, जब फ्रेम स्ट्रक्चर आप बनवाते हो तो इसमें फुटिंग और कॉलम में ही उतनी जगह फालतू लगती है दोस्तों। इसे नीचे देख रहे हैं और नीचे उस तरफ से चौड़ा सिर्फ फुटिंग के पास रहता है, कॉलम के पास रहता है, फुटिंग में ही। और ऑल ओवर जब आप लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के में आते हो तो इसमें आपको स्टेप फुटिंग करवानी पड़ती है। ये और स्टेप फुटिंग ये भी नहीं कि सिर्फ कॉलम के पास में, ऑल ओवर सारी दीवारों में। मतलब कि अगर आपका रेक्टेंगुलर शेप में पूरा वॉल है, पूरा लोड बियरिंग पूरा वॉल है, तो आपको पूरे दीवार में आपको इतनी खुदाई एक्स्ट्रा करानी पड़ेगी और पूरे दीवार में आपको स्टेप चुनाई करवानी पड़ेगी। और इसमें आपको एक्स्ट्रा ईंटें, एक्स्ट्रा खर्चा सब कुछ लगता है दोस्तों। और इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है दोस्तों, टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है। तो इसलिए लोड बियरिंग इस मामले में भी काफ़ी पुराना हो गया है इन सब चीज़ों को देखते हुए। और ये चीज़ आपको इसमें आपका काम बहुत ही तेज़ी से खींचेगा। इसमें खाली आपको कॉलम के लिए फुटिंग करनी है, इसमें स्लो फुटिंग डाल करके आप अपना फटाफट कर सकते हैं काम। अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप में इसका एक एक करके मैं इसके बारे में आपको डिफाइन करूँगा आप कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं दोनों में, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अर्थक्विक में हमारा हमेशा से फ्रेम स्ट्रक्चर ज़्यादा रेजिस्टेंट है। मतलब ये स्टील के कारण कुछ ज़्यादा रेजिस्टिविटी इसमें आ जाती है। और वैसे ही देखा जाए तो लोड बियरिंग में दोस्तों क्या होता है, ये पूरा किससे बना है दोस्तों, ईंट का, ब्रिक का। जब इसमें अर्थक्वेक आता है तो ये उतना उसमें इसकी रेजिस्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए इस मामले में देखा जाए तो हमेशा हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर ही बेटर है। और फिर इसके बाद आता है दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा फ्लोर एरिया। तो दोस्तों होता क्या है, आप जब हमारा ये फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, फ्रेम स्ट्रक्चर में दोस्तों क्या हो गया कि आपका चुनाई जो हुई उस पर कोई लोड ही नहीं रहा। उस पर क्या हुआ, उस पर लोड क्यों नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों सारा लोड आपका कॉलम, बीम और स्लैब और फुटिंग में चला गया। जब सारा लोड आपका कॉलम में है, कॉलम से होते हुए फुटिंग में चला गया, फुटिंग से होते हुए अर्थ में चला गया, तो आपके वॉल पे तो कोई लोड ही नहीं पड़ा। तो इसमें आप पर्दा के लिए 4 इंची वॉल दे सकते हैं, 9 इंची वॉल दे सकते हैं, मैक्सिमम 9 इंची बहुत होती है फ्रेम स्ट्रक्चर में। और वहीं आप आ जाते हो लोड बियरिंग वॉल में। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है दोस्तों, एरिया इसको आपको फ्लोर एरिया कम मिलेगा दोस्तों। क्यों कम मिलेगा, वो इसलिए कम मिलेगा कि इसकी वॉल आपको कभी 14 इंची, कभी आपकी 15 इंची, मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं है कि आप कितनी इंची वॉल इसमें दे रहे हो। दूसरा दोस्तों अब अगला आता है हमारा पॉइंट आता है फास्ट प्रोसेस। दोस्तों फ्रेम स्ट्रक्चर हमारा बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। मतलब करना इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमने इसमें फुटिंग डाला,
कॉलम डाले, छत डाले, उसके बाद फिर जब एक बार फुटिंग डालने के बाद आप कॉलम डालो, छत डालो, कॉलम डालो, छत डालो, बस यही काम बचता है। इसलिए ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। उसके बाद आप इसमें आराम से चुनाई भी बहुत जल्दी खिंच जाती है। और वहीं ये बहुत स्लो प्रोसेस है क्योंकि सारा वर्क इसका ब्रिक वर्क पे पड़ता है, फ्रेम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का दोस्तों। तो इसमें काम बहुत ही स्लो होता है और इस कारण से भी हमें देखा जाए तो हमेशा हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर ही बेटर पड़ता है। और दोस्तों और एक बात और है कि जब भी आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनवाओगे तो इसमें आपको ज़्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा अच्छे लेबरों की जरूरत पड़ती है, जो जिनको नॉलेज हो इस वर्क की, इस काम की अच्छी, तो उसी लेबर की ज़रूरत पड़ती, वही लेबर इसको करती है। तो दोस्तों और भी बहुत सी कमियां हैं इस स्ट्रक्चर में। मसले मैं पर्सनली कहूँगा कि आप अगर बनवाना हो तो कभी आप इस टाइम पे आप चूज़ करें इसी स्ट्रक्चर को। दोस्तों और भी बहुत सी दिक्कत आती है दोस्तों, आगे हम ड्राइंग में और समझते हैं। होता क्या है दोस्तों, अब ये लोड कैसे डाइवर्ट करता है एक दूसरे के ऊपर, वो हम आपको बताते हैं। लोड ट्रांसफर कैसे करता है दोस्तों। फ्रेम स्ट्रक्चर में होता क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर अपना लोड स्लैब से, मतलब स्लैब का मतलब कि स्लैब के ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्लैब के ऊपर, चाहे वो बाउंड्री हो, चाहे वो कमरे बने हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपना लोड कैसे ट्रांसफर करेगा। तो फ्रेम स्ट्रक्चर में होता है दोस्तों, वो बीम पे ट्रांसफर करता है पहले, स्लैब पे ट्रांसफर करता है पहले, स्लैब से फिर ट्रांसफर होता है दोस्तों बीम में, बीम से ट्रांसफर होता है दोस्तों कॉलमों में, और कॉलमों से ट्रांसफर होता है दोस्तों फुटिंग में, और फुटिंग से ट्रांसफर होकर फाइनली वो अर्थ में चला जाता है दोस्तों। तो इतने प्रोसेस होने के बाद, इतने लोड को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जाकर के वो अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए जब वो इतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोड, तो इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है लोड, ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर दोस्तों। फिर उसके बाद आता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है दोस्तों, जितना भी आपका लोड है, चाहे वो बाउंड्री वॉल का लोड हो, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर का पूरा लोड हो, चाहे कितना भी लोड, लाइव लोड हो, कोई भी लोड हो दोस्तों, तो सारा लोड दोस्तों आपका छत में आता है, और छत से फिर स्लैब से फिर सीधा होते हैं ब्रिक वॉल पे। अब ब्रिक वॉल पे दोस्तों आपका जब लोड आ जाता है तो फिर उसके बाद ये ब्रिक वॉल से होते हुए सीधा जाता है फुटिंग में, और फुटिंग से होते हुए सीधा जाता है ये अर्थ में। तो मतलब इतने कम प्रोसेस में जब ये अर्थ तक पहुंचता है, तो आप ब्रिक वॉल पे कितना लोड पड़ रहा है, एक लाल ईंट पे कितना लोड पड़ रहा है दोस्तों, इसी से आप समझ सकते हैं कितना डेंजरस है ये स्ट्रक्चर हमारे लिए। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि आप रेड ब्रिक स्ट्रक्चर में कभी फ्यूचर में आपने जो नीचे स्ट्रक्चर बनाया उसमें कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको बता रहा था वीडियो में, अपने उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने नीचे ग्राउंड फ्लोर बनाया, वही सेम स्ट्रक्चर आपको ऊपर तक कॉपी करना पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, मान लीजिए कि आपने ये स्ट्रक्चर बनवाया। अब आपने ये वॉल इसी हिसाब से 2 कमरे हैं, तो आप इस 2 कमरों को कंटिन्यू ही करेंगे। फर्स्ट फ्लोर जितना उसमें बन रहे हैं उतने फ्लोर तक कंटिन्यू ही करेंगे, और डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि आप इस बीच वाली दीवार को हटा करके उसको बड़ा कमरा कर ले, दोस्तों ये नहीं हो पाएगा। ये ना तो ग्राउंड फ्लोर पे हो पाएगा, ना फर्स्ट फ्लोर पे हो पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा दोस्तों कि ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप इस वॉल को हटाना चाहेंगे, तो इसका जितना भी लोड है स्लैब का, इस छत का जितना भी लोड है दोस्तों इस स्लैब का, तो होगा क्या, इस स्लैब का सारा लोड इन दोनों दीवारों पे आ जाएगा, बीच में इसको सपोर्ट कुछ नहीं बचेगा। तो ये स्लैब मुड़ सकती है और बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट्स होने की वजह बन सकती है ये स्लैब। और दोस्तों है क्या कि आने वाले टाइम में अगर आप चाहें कि ऊपर में अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनवाना चाहता हूं, मतलब कि मैंने नीचे 2 कमरे दिए थे, उसको सिंगल कमरा करना चाहता हूं, तो ये वो भी नहीं कर सकते दोस्तों। या फिर आप चाहते हो कि इस वॉल को थोड़ा आगे कर लूँ, इस जगह कुछ और, इस वॉल को थोड़ा आगे कर लूँ और इसको मैं इस जगह को किसी और चीज़ के लिए मैं यूज़ कर लूँ, तो वो भी नहीं कर सकते। और मान लो कि आपने ये वॉल यहाँ है और आपने अगली वॉल फर्स्ट फ्लोर की वॉल यहाँ से ले ली, तो ये करेंगे दोस्तों, इसमें भी दिक्कत है। होगा क्या कि आपने इस स्लैब के ऊपर जब फर्स्ट फ्लोर में आपने ये यहाँ पे अगर चुनाई लोगे, तो इसका लोड अब स्लैब यहाँ ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। इसका लोड दोस्तों, इस वॉल का लोड दोस्तों स्लैब यहाँ ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। जब यहाँ ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तो इसका स्लैब फेलियर होने का बहुत ज़्यादा कारण बढ़ जाता है दोस्तों। अब अगली बात पॉइंट पे हम आते हैं कि अब आपका मान लीजिए कि ये एक हमारा स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, ये हमारा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब मान लीजिए स्लैब है, स्लैब से होते हुए दोस्तों ये लोड, ये आ गया आपका कॉलम आ गए, यहाँ कॉलम ट्रांसफर हो गए। तो इस बीच में जो हमने ये चुनाई करी है, ब्रिक वर्क जो किया, जितना भी ब्रिक वर्क किया है दोस्तों हमने, लोड आया ही नहीं इसके ऊपर, तो फर्क क्यों पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों
क्योंकि इसमें आप चाहे कितने बड़े वॉल बना लें, कितने बड़ा दरवाजा बना लें, कितना बड़ा खिड़की बना लें, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि आप इस चुनाई को अगर पूरा खुला भी छोड़ देते हैं ना दोस्तों, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर इस मामले में भी बेटर है। और वहीं दोस्तों मैंने जैसा आपको अभी ये समझाया, इसमें क्या, इसमें भी आप फ्रेम स्ट्रक्चर में आप चाहे दीवार यहाँ से उठाएं, चाहे आप दीवार यहाँ से उठाएं, कहीं से भी उठा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस एक बीम डाल दीजिए, बीम डालने के बाद आप फ्रेम स्ट्रक्चर में कहीं भी चुनाई, फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, कहीं भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उस चुनाई कर सकते हैं आप। फ्रेम स्ट्रक्चर में चाहे दो छोटे कमरे को मैं बीच की दीवार हटा करके एक बड़ा कमरा बना लूं तो वो भी कर सकते हैं। वही चीज आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों एक ये जैसे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है दोस्तों, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि लेंटर है, स्लैब है, और स्लैब का लोड किस पे आ रहा है दोस्तों, ये सारा लोड आपका इस ब्रिक वर्क पे आ रहा है जो। और यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, इसका सारा लोड इस कॉलम पे आ रहा था, कॉलम से होते हुए जमीन में चला जा रहा था, तो ब्रिक वर्क पे कोई लोड ही नहीं आ रहा था। अब इसका सारा लोड इस ब्रिक वर्क पे आ रहा है। अब ब्रिक वर्क पे लोड आ रहा है दोस्तों, आप इसमें अपने हिसाब से कहीं भी विंडो नहीं छोड़ सकते, कहीं भी दरवाजा नहीं छोड़ सकते। जो चल रहा है उसी प्लान के हिसाब से ही आपको चलना पड़े, उतनी ही विंडो ले सकते हो जितना उस प्लान में दिया हुआ है। तो इसलिए दोस्तों इसमें भी नुकसानदायक है। अगर आप इसमें छोड़ोगे कहीं अपने हिसाब से विंडो, कहीं अपने हिसाब से डोर, तो ये स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा और इसमें इस स्ट्रक्चर को फेलियर होने के बहुत ज्यादा कारण मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से मेरे को अब जितना समझाना था मुझे फ्रेम स्ट्रक्चर, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, मैं इतना समझा चुका हूं दोस्तों। और छोटी मोटी और जो कमियां छूटी होंगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं दोस्तों क्या छूटी है, और बताएं कि दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको। और जो मुझसे सीधा कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे भी आके मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।